हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नमक का दरोगा। ठीक है, जब नमक का नया विभाग बना और यूसर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और कोई घूस में काम निकालता तो कोई चालाकी से क्या करता था, चालाकी से अधिकारियों के पौबस थे और पटवारीगिरी का सर्वमानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बकरदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रलभ था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारदीसा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मंजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। बंशीधर जो थे ये इनके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, बंशीधर नमक के दरोगा के। ठीक है, निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उनके पिता जो थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना, किसके, बंशीधर के। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, मतलब कि घर की उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। किसकी, बंशीधर के, है ना। बंशीधर के घर की स्थिति जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए वो पिता समझा रहे थे कि घर की स्थिति को देखते हुए तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण मतलब कि वो कर्जे से बहुत ज्यादा क्या थे, दबे हुए थे, परेशान थे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर कर्जा था। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह हैं। उनके पिता उनको समझा रहे थे कि लड़कियां क्या हैं, घास फूस की तरह हैं। यहाँ देखिए, पटवारीगिरी का सर्वमानित पद छोड़ छोड़कर लोग क्या कर रहे थे, इस विभाग की बरकंदाजी कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बरकंदाजी करते थे। किसके लिए, नमक के दरोगा के लिए, है ना, कि पटवारीगिरी का काम छोड़ करके, सर्वमानित पद को छोड़ छोड़ करके जो अच्छे पद थे उनको भी छोड़ रहे थे, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पटवारीगिरी, है ना, पटवारीगिरी का काम करते थे जो वो छोड़ रहे थे। और यहाँ पर देखो कि सर्वमानित पद और सर्वमानित पदों को भी वो छोड़ रहे थे। छोड़ छोड़ करके क्या कर रहे थे, वो इस विभाग की क्या कर रहे थे, छोड़ छोड़ करके लोग इस विभाग की क्या कर रहे थे, विभाग की क्या कर रहे थे, बरकंदाजी। क्या कर रहे थे, बरकंदाजी करते थे, है ना। आगे देखो, बरकंदाजी करते थे। आगे देखो, इसके दरोगा पद के लिए, किसके दरोगा पद के लिए, नमक के दरोगा के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था और वकील भी सोचते थे कि हम भी इस नमक के दरोगे के पद पर जाएं, है ना। यह वह समय था। ये देखो यहाँ पे वकील, है ना, वकील का भी जी ललचाता था। जो वकील थे उस समय के, उनका भी जी ललचाता था इस पद के लिए। किसके लिए, नमक के दरोगा पद के लिए। तो यहाँ पर ये नमक का दरोगा, ये कहानी प्रेमचंद की है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बातें बहुत सारी हैं जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर, है ना। यहाँ पर बरकंदाजी कौन कर रहा था, लोग कर रहे थे जो अच्छे ऊंचे पदों पर थे, जैसे कि पटवारियों के पद पर जो थे, जो सम्मानित पद पर थे, है ना। और वकील, जो वकील वर्ग के लोग थे वो भी इस पद के लिए इच्छुक थे, है ना। जब अंग्रेजी शिक्षा, मतलब किसके लिए, इसके लिए दरोगा पद के लिए, किसके लिए, दरोगा पद के लिए। ठीक है, तो जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, उस समय के लोग क्या समझते थे, अंग्रेजी जो शिक्षा थी, अंग्रेजी जो हमारी विद्या थी वो, और
ईसाई ईसाई शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को लोग क्या करते थे, एक ही वस्तु समझते थे, है ना। और फारसी लोग का प्रबल था, फारसी लोग को ज्यादा उसमें महत्व मिलता था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके पसंदीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हुए, है ना। सर्वोच्च मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर क्या किए गए, नियुक्त किए गए। ठीक है, किसको पढ़ करके, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य, काव्य मीन्स कविताएं। फारदीसा लोग सर्वोच्च पदों पर क्या करे गए थे, नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर देखो प्रेम की कथाएं, है ना, किसकी कथाएं, प्रेम की कथाएं। यहाँ देखो श्रृंगार रस के क्या, काव्य। श्रृंगार रस के क्या, काव्य, है ना। और कौन लोग पढ़े थे, तो फारसीदा लोग, है ना। किस पे फिर वो नियुक्त हुए, तो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाए थे, है ना। यहाँ पर मुंशी वंशीधर जो कि मुख्य पात्र है और जुलेखा भी इसकी पात्र है ना। लड़ाई और इन लोगों की विरह कथा समाप्त करके मजनू करके मजनू और प्रहलाद के प्रेम वृत्तांत को क्या किया उन्होंने, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें करते हुए रोजगार की खोज में निकले, है ना। इन्होंने इनकी प्रेम कथा को समाप्त करके और नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज मतलब कि उसके ढूंढने के लिए निकले, किसके लिए, उस अपने काम को ढूंढने के लिए निकले। इनके पिता क्या थे, एक अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी पुरुष मतलब कि एक जानकार व्यक्ति थे, है ना, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, है ना। यहाँ देखो नल और नील की लड़ाई अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते थे। कौन समझाते थे, मुंशी बंशीधर, है ना। और रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता अनुभवी थे। इन्होंने किसने बताया, मैंने बताया, पहले ही बताया कि कौन समझाते थे, मुंशी वंशीधर, है ना। तो अगर पूछ लेता है कि मुंशी वंशीधर किस कहानी का पात्र है ना, तो प्रेमचंद के नमक के दरोगा का पात्र है ना। यहाँ देखिए, वैसे मैंने नेक्स्ट आगे मैंने बताया है कि इसमें अलग अलग पात्र क्या कहते हैं, ठीक है, रचनाएं क्या हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, आपको इसमें एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा ना, आज ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ आज ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं अब बूढ़ा जज्जर हूँ और मेरा कुछ भी भरोसा नहीं है। तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। उन्होंने कहा कि तुम ही घर के मालिक हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, मतलब वो कह रहे हैं कि पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। उन्होंने कहा ये तो एक प्रकार का क्या है, मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी ऐसी करो कि जिसमें घूस भी मिले और हमको सम्मान भी मिले, है ना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, जहाँ कुछ ऊपरी मतलब कि जैसे कि ऊपरी वेतन से हट करके ऊपरी पैसा मिले, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा काम ढूंढना। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। उन्होंने कहा मासिक वेतन जो है वो तो पूर्णिमा के चांद के बराबर है, वो तो महीने में एक ही दिन मिलेगा, ठीक है। तो रोज का खर्चा कहाँ से चलेगा, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता। कह रहे हैं कि एक दिन मिलता है और वो धीरे 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 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ सोत्र है। उन्होंने कहा कि जो ऊपरी पैसा मिलता है वो बढ़ता हुआ क्या है, सोत्र है, मतलब वो बढ़ता ही जाता है, वो मिलता ही जाता है, जिससे सदैव प्यास बुझती है।
उन्होंने कहा कि ये जैसे मिलता है तो रोज के खर्चे हमारे चलते चले जाते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी कौन देता है? उन्होंने कहा कि वेतन मनुष्य देता है ना। वेतन जो तुम्हारा मालिक होगा वो देगा ना, जो हमारे जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जितना ऊपर का मिलता है वो हमारा किस्मत से मिलता है, वो हमारी ऊपरी आमदनी मतलब कि जो ऊपरी इनकम होती है, ठीक है। तो जो मालिक के बिना जाने, उसके बिना जानते, है ना, तो ये कह रहे हैं कि इसी में वृद्धि नहीं होती, मतलब कि जो मनुष्य देता है उसमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो ऊपरी आमदनी होती है उसमें वृद्धि होती है ना। मासिक वेतन मतलब कि जो महीने में एक बार मिलता है ना, पूर्णमासी का चांद है। उन्होंने कहा पूर्णिमा के चांद के बराबर है वो। जब पूर्णिमा जैसे चांद जैसे कि चंद्रमा एक ही बार निकलता है महीने में, वो भी किस दिन? पूर्णिमा के दिन, है ना। और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि जो एक दिन दिखाई नहीं देता है ना, जैसे कि अमावस्या आती है, अमावस्या तक वो क्या हो जाता है? दिखाई ही नहीं देता, अमावस्या की एकदम काली रात कर देता। वैसे ही उन्होंने धन की बात कही, किसके? बंशीधर के पिता ने। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्णिमा एक दिन पूरा दिखाई देता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है, धीरे धीरे वो समान होता चला जाता है। कभी आधा दिखता है तो कभी आधे से कम, तो कभी एकदम कम, तो कभी एकदम कम, और कभी जब अमावस्या की रात आती है तो एकदम से ही वो गायब हो जाता। उसी प्रकार उन्होंने पैसे की भी तुलना की कि जो वेतन हमारा महीने में एक बार मिलता है वो एक दिन क्या होता है? पूरा का पूरा चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है किधर से आया और किधर खर्चा हो गया। उन्होंने कहा कि इसमें वृद्धि नहीं होती, ना इसमें कोई बढ़ोतरी होती। वृद्धि माने बढ़ावा, है ना। तो ना तो इसमें कोई वृद्धि होती है। और ऊपरी आमदनी के बारे में उन्होंने क्या कहा? तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि ऊपरी आमदनी के बारे में उन्होंने कहा कि ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है, इसी में उसकी बरकत होती है। उन्होंने कहा कि इसमें बरकत होती है, तुम स्वयं विद्वान हो। उन्होंने कहा कि तुम स्वयं विद्वान माने बुद्धिमान हो। तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता। विवेक माने बुद्धि। उन्होंने कहा कि बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। उन्होंने कहा कि उसके उपरांत, उसके अलावा जो उचित समझो कहो। गर्जे आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। उन्होंने कहा कि गर्जे आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना क्या है? जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। उन्होंने कहा कि इन बातों को नजरों में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। उन्होंने कहा कि ये मेरी आजन्म कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे और ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत माने बड़े संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाली, और आत्म स्वावलंबन ही अपना सहायक था। और उनका जो आत्मविश्वास था वही उनका क्या था? सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। उनको पद मिल गया, किसमें? नमक विभाग के दरोगा पद पर, ठीक है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था, ना था, मतलब वेतन भी अच्छा खासा मिलता था और ऊपरी आय भी उनको जमकर मिलती थी। वृद्धि मुंशी जी को सुख संवाद मिला। वृद्धि से मुंशी जी को क्या मिला था? सुख संवाद मिला था। तो फूले न समाये। उनके पिताजी को जब क्या वृद्धि का सुख संवाद मतलब कि संदेशा मिला, तो वो फूले नहीं समाये, मतलब खुशी के मारे वो फूले नहीं
समा रहे थे। मतलब कहते हैं ना कि फूले न समाना, कि हम किसी चीज को पा जाते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, वही हाल इनका भी था कि वो दरोगा पद पर दरोगा का पद पा गए थे और ऊपरी आय, ऊपरी जो इनकम थी उनकी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उस इनकम का ठिकाना ही नहीं था कि कितनी कितनी इनकम उनको ऊपरी मिल जाती थी। ठीक है, फिर उन्होंने ये वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला और ये जो वृद्ध इनके पिताजी थे उनको एक प्रकार का खुशी का संवाद माने समाचार मिला और फूले नहीं समा रहे थे, वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। महाजन कुछ नरम पड़े कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, उनके ऊपर उनके पिता के ऊपर आशा की कुछ लहरें लहराने लगी। आशा रूपी लताएं उनके मन में दौड़ने लगी और पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जो पड़ोसी थे ना, तो पड़ोसी हमारे बहुत जल्दी जलते हैं ना, तो वही हाल उनके साथ भी था ना। यहाँ देखो, इन बातों का निगाह में बांध लो, उन्होंने कहा था इन बातों को अपनी नजरों से बांध लो, है ना। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। किसको? बंसीधर को, है ना। किसको कहा था? बंसीधर को कहा था। और यहाँ पर देखो, फिर उन्होंने कहा था क्या कि इस उपदेश के बाद पिताजी ने फिर आगे देखेंगे, जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जाड़े का दिन था, जाड़े का समय था और रात का समय था, रात भी थी, और नमक के सिपाही चौकीदार नशे में क्या थे? मस्त थे, बहुत ज्यादा नशा किए थे। मुंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता, मतलब कि अपने कार्य की कुशलता को और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मतलब कि वो अपने अच्छे कार्यों से और अपनी कार्य कुशलता से जो उनके ऊपर कार्य करने वाले अफसर थे उनको क्या कर लिया था? उन्होंने मनमोहित कर लिया था, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पहले की ओर जमुना बहती थी। जहां पर नमक का मील था वहां पर 1 मील पहले जमुना बहती थी, जमुना नदी। उस पर नावों का एक पुल बना था। उस पर क्या था? नावों का एक पुल क्या था? बना हुआ था, है ना। तो उस यहाँ देखो, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। किसको? मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले ना समाये, है ना। यहाँ पर वृद्ध, है ना, वृद्ध मतलब कि उनके पिता, किसके? बंसीधर के, संवाद मिला तो फूले ना समाये। महाजन कुछ नरम पड़े तो कलवार की आशा लता, है ना, आशा लता को क्या किया था उन्होंने? लहराई थी। उनके मन रूपी आशा लता लहरा उठी थी, बहुत खुश हो गए थे, है ना। कौन? उनके वृद्ध पिताजी। आगे कहानी में देखेंगे तो यहाँ तक थी कि उस पर नावों की क्या बंधी थी? पुल बना था, है ना। तो आगे अब हम लोग कहानी में देखेंगे प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। जन्म कहाँ हुआ था? तो 1880 में लमही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस के लमही में हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब क्या है? उपन्यास हैं। कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में है ये, और गुप्त धन ये कहानी है। इनके नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। ठीक है,
और इनके निबंध संग्रह हैं कुछ विचार विविध प्रसंग। इनकी मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। यहाँ देखो, सेवा सदन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रेमाशय, ये जितने भी उपन्यास हैं इनके, ठीक है, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में, गुप्त, ये सब क्या है? गुप्त धन, ये क्या है? इनकी कहानी है। करबला बहुत बार रिपीट हो चुका है, करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक है, कुछ विचार विविध प्रसंग, ठीक है, ये क्या है? इनके निबंध हैं, ये क्या है? इनके निबंध हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके प्रेमचंद के। ठीक है, कुछ विचार विविध प्रसंग, ये इनके निबंध हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इम्पोर्टेंट ही इसमें मैं डाली हूँ। ठीक है, मृत्यु इनकी हुई थी 1936 में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं और ये कहानी सम्राट भी कहे जाते हैं ना। और कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। अभाव माने कमियों में, है ना। बहुत ज्यादा इन्होंने कमियों को क्या किया था? महसूस किया। तो ये प्रेमचंद क्या थे? कथा साहित्य के शिखर पुरुष थे। ठीक है, प्रेमचंद कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता, मतलब कि बहुत ज्यादा कमियों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की थी इन्होंने। पारिवारिक इनकी समस्याएं बहुत ज्यादा थी, इसलिए इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी, है ना। जीवन को चलाने के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण ये क्या किए थे? सक्रिय होने के कारण ये क्या किए थे? इन्हें कायरता देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद भी इनका लेखन कार्य सुचारू माने अच्छे रूप से चलता रहा। ठीक है, पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का क्या रजनी संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श था। किसके? प्रेमचंद के। ठीक है, नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में और प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है ना। इनकी जो नमक का दरोगा कहानी है, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हो चुका था और बहुचर्चित ये कहानी थी, बहुत ज्यादा चर्चा में थी और आदर्शोन्मुखी थी, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, कि आदर्शमुखी है ना, क्योंकि उन्होंने पिता की जो बातें थी उन्होंने स्वीकार किया और तभी वो नमक के दरोगे के पद पर क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे, है ना। अब इन्होंने सामाजिक संघर्ष बनकर, है ना, बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श था ना। नमक का दरोगा प्रकाशन 1914 ईस्वी में और प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी के रूप में ये आया और आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। क्या? नमक का दरोगा कहानी, है ना। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे में ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। कहानी में एक मुहावरा आया है जिसमें लिखा है क्या? ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ये धर्म के जीत की कहानी। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अधुराई, असत्य और सत्य ईर्षा कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया था ना। ये जो कहानी थी
नमक का दरोगा जो कहानी थी, इसमें इन्होंने मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? पंडित अलोपीदीन ने। ठीक है, मुख्य पात्र पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर ने किया था। ठीक है, नमक के दरोगा में। आगे देखेंगे, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। किसका? मुंशी बंशीधर का सिर क्या हो जाता है? झुक जाता है। वे सरकारी कामें से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद अस्थाई मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि जायदाद के मालिक क्या हो? तुम। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक समस्त घटनाएं प्रासंगिक और न्यायिक व्यवस्था व्यस्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीका हमारे सामने उजागर करती है। यहाँ देखिए, ईमानदारी व्यक्ति के अभिमन्यु के साथ निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। इस कहानी की क्या है? बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। वो इस कहानी को क्यों नहीं खत्म करना चाहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि यथार्थवाद अगर मैं आज करता हूं तो कल वो हमें निराशा की देन वो जरूर दिखा देगा, है ना। तो ऐसा ही हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इनके पात्र मुख्य क्या थे। तो बंशीधर नमक का दरोगा मुख्य पात्र। ठीक है, और प्रतिष्ठित जमींदार कौन थे? तो अलोपीदीन थे। और बदलू सिंह क्या थे? जमादार थे। स्थान क्या था? दातागंज कानपुर था। और नदी जमुना थी ना। इनके पात्रों की ये संख्या। ठीक है, अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देखेंगे। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ये भी नमक के दरोगा से ये पंक्तियां आती हैं एग्जाम में। ठीक है, उन्होंने कहा कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। ये सब नमक के दरोगा की क्या है? प्रमुख पंक्तियां हैं। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है ना। ये मैं जब कहानी का सार पढ़ी तभी मैंने ये सब बताया है। अब यहाँ पर मैं मुख्य पंक्तियां बता रही हूँ। ऊपर आए बढ़ता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। यूसर उसका। ठीक है, लड़कियां क्या है? घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म स्वावलंबन ही सहायक होता है। उन्होंने कहा कि आत्म जो स्वावलंबन है वही हमारी सहायता करता है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। कौन? लक्ष्मी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जगती थी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। न्याय के मैदान में धर्म और धन युद्ध ठन गया। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब क्या था? अकरथ गया तर्क में। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये सारे जो मैंने यहाँ पर लास्ट में मैंने बताया है, ये सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से इसमें मैंने डाला। ठीक है, इसमें इसीलिए मैंने अलग से क्या किया है? डाला है, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन कमेंट में